नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि 9 तारीख से यानी कि 9 सितंबर से जेपीएससी की पेपर 4 की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और वो शुरू हो भी गई हैं। आपको पहला क्लास मिल गया होगा यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड फॉर्म में, और वैसे ही अब आज हम नेक्स्ट क्लास के ऊपर बात करेंगे। तो इस क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहूँगा मैं कि क्लास जितना भी आएंगे, चाहे वो पेपर 4 का हो चाहे और भी पेपर्स का हो, सब 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि हम क्लास 1A और B भी लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, और आप लोग दोनों को ही देखना है, यानी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं सीरियसली आप लोग दोनों को ही देखिएगा। ऐसा नहीं कि एक पार्ट को देख लिया और दूसरे को हम छोड़ दिए। तो कोशिश करना है, कोशिश क्या 100% दोनों को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक जो पार्ट है आपका, यदि ए मान लेते हैं हम, वो मेन की दृष्टि से हम बना रहे हैं और दूसरा पार्ट जो है वो प्री की दृष्टि से बन रहा है। ठीक है, और दोनों पार्ट मिला के यदि आप पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो ज्ञान है आप और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से आप टॉपिक को समझ पाइएगा। तो उसी कारण से हम 2 पार्ट में बना रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को दोनों ही देखना है तभी आप कर पाइएगा। और दूसरा एक और समस्या है जो आप लोग हो सकता है कि हमको बोलिएगा बाद में कमेंट करके कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा लंबा होता है। तो देखिए, उसका हम साधारण सा उत्तर यही देना चाहेंगे हम कि कोई भी अच्छा काम करना हो, आपको कोई भी मतलब क्षेत्र में आपको सक्सेस होना हो तो आपको मेहनत करना पड़ता है। शॉर्टकट किसी का नहीं होता है, तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहिएगा। आप केवल अपने परीक्षा को पास करने के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो आप इन बातों पर भी ध्यान देके आप अपने पढ़ाई को करिए। बात समझ में आ गया? यानी कि कहा जाए तो पढ़ाई जो है सो आपको सोचने समझने का ताकत देता है। ठीक है, आपका दिमाग उस हिसाब से सोचता है जिस हिसाब से आपके पास कंटेंट होता है। तो आपके पास सही कंटेंट होगा तो आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और देखिए, दूसरी बात यह है कि जेपीएससी का जो मेन पेपर है वो लिखित में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव को हम जब तक सही ढंग से नहीं समझेंगे, एक एक पॉइंट को, उसका मतलब नहीं जान पाएंगे वो क्या कहना चाह रहा है, तब तक आप कैसे लिखिएगा? क्या उतना सारा बुक आप रट पाइएगा? और रटने से क्या हो जाएगा? रटने से कुछ भी नहीं होता है, उससे आपका दिमाग नहीं बढ़ता है, नहीं आपका ज्ञान बढ़ता है। आप अपना ज्ञान, यानी कि ज्ञान कह सकते हैं, शुद्ध ज्ञान जिसको कहते हैं, जो आपको सोचने का शक्ति देता हो, उसे शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। तो आपको उस लेवल तक पहुंचाना है, केवल परीक्षा ही पास नहीं करना है। मान लीजिए आप सिलेबस पूरा खत्म कर लेते हैं और आपका एग्जाम नहीं भी निकलता है तो भी एक अच्छे आदमी के ऊपर कंसिडर किए जाएंगे, आपका सोचने का समझने का नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, तो अपने आप के यानी कि पर्सनल जो अपना आपका व्यक्तित्व है उसके विकास के लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। सही गलत का फैसला करने के लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से हम हर एक टॉपिक को बारीकी से जितना अच्छे ढंग से हो सकता है समझाने का कोशिश करते हैं, जिस कारण से वीडियो लंबा हो जाता है मेरा। हमको शॉर्ट में पढ़ाना नहीं आता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, दूसरा क्लास ये आपका है। और देखिए, जितने भी लोग हैं आपके जान पहचान के जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं चाहे कुछ भी हैं, उन लोगों को ये चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, और देख रहे हैं कि चैनल में सब्सक्राइबर मेरा बहुत कम है, तो उसको बढ़ाने का भी कोशिश करिए आप लोग।
आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा यदि, तो हम पूरा दिल खोल के आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं कि अपना सपोर्ट दीजिए हमको और चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। शिक्षा को इतना ज़्यादा सस्ता कर देना है भारत में ना कि हर एक व्यक्ति, छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सब कोई बराबर मात्रा से पढ़ सके। किसी को ये नहीं समझ में आए, ये नहीं सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये भावना को कंप्लीट खत्म कर देना है। शिक्षा को पूरा सस्ता बना देना है और वो केवल आप लोग कर सकते हैं। हम एक मुहिम शुरू किए हैं, आप लोग सब मेरा साथ दीजिए और शिक्षा को जहां तक हो सके उसको सस्ता बनाने का कोशिश करिए। चलिए तब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा आप लोग से बार बार कह रहे हैं कि सपोर्ट करिए, शिक्षा को बहुत सस्ता बना दिया जाएगा। मेरा यही सपना है, शिक्षा हर एक आम आदमी के लिए उपलब्ध हो। किसी के पास पैसे हैं तो वही पढ़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, फिर देखिए क्या होता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम और आप मिलके ही क्रांति लाएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। आप देख ही सकते हैं कि जेपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कितना हेवी चार्ज होता है पढ़ाने का, है ना। जेपीएससी का कंप्लीट होने के बाद हम यूपीएससी का भी क्लास लेंगे। तो आप लोग यदि चाहते हैं शिक्षा सस्ता हो जाए, हर एक आदमी के पहुंच में हो जाए, तो फिर सपोर्ट करिए, इसमें कमी मत करिए। आप लोगों को से हम कोई पैसा वैसा नहीं मांग रहे हैं, बस साधारण सा सपोर्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे के पास अपने दोस्तों के आपस में शेयर करिए और बताइए इसके बारे में। और जो भी शिकायत या सुझाव होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि इस चैनल को और भी इम्प्रूव कर सकें हम। ठीक है, ये चैनल मेरा एक अकेले का नहीं है, ये सभी का है, आप लोगों का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसके विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि देखते हैं, इसका बैकग्राउंड। यानी कि बैकग्राउंड। देखिए, हमको टैब में लिखने में भी दिक्कत होता है, यदि आप लोग सपोर्ट करिएगा तो और भी अच्छा स्टूडियो बना के पढ़ाया जाएगा और भी नए नए फैकल्टी को लाए जाएंगे इसमें। तो बैकग्राउंड क्या है, इसके विषय में देखते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा रखा गया था। किनके द्वारा रखा गया था? 1934 में M.N. रॉय, M.N. रॉय वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव भी रखा गया था। ठीक है, इसके बाद
1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात भी कही। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा प्रस्ताव? जो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार क्या होता है? जो वयस्क व्यक्तियों के द्वारा जो मत दिया जाता है उसे वयस्क मताधिकार हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाने लगा या जाने जाता है। ठीक है, यानी कि कब? 1940 में कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया गया। जिसको मुस्लिम लीग जो है सो अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग द्वारा 2 स्वयं सत्ता राज्यों की मांग के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है सो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। इससे पहले आपको क्रिप्स मिशन के बारे में बताए थे हम। आप पिछला क्लास यदि पूरा देखे होंगे तो क्रिप्स मिशन उसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएं। ठीक है, बात समझ में आ गया इसकी पृष्ठभूमि। अब आगे चलते हैं हम लोग संविधान सभा का गठन। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, उसके बाद सर स्टेफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। बात समझ में आया? क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया उसके बाद फिर से 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ठीक है, जिसके द्वारा जो भारत के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप था संविधान सभा के लिए, वो स्वीकार कर लिया गया। अब कैबिनेट मिशन के अनुसार हम देखते हैं आगे। ठीक है, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतें व राज्य के समूह को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था की गई थी। यानी कि संविधान बनाने के टाइम का बात ये चल रहा है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार किस हिसाब से हम लोग संविधान सभा का गठन करेंगे। 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट दिया जाना था। ठीक है, संविधान सभा की कुल 389 सीटों में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत को 296 सीट तथा देशी रियासतों को 93 सीट आवंटित की जानी थी। 389 सीटों में ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 यानी कि 296 और देशी रियासतों मतलब जो
जिसके ऊपर ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से शासन जिस प्रांतों में नहीं था, जिसको हम लोग देसी रियासतें कहते हैं, वहां पे उन लोग को वो 93 यानी कि 93 सीट दिया गया। बात समझ में आ गया। आगे 296 सीट यानी कि 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश सरकार के गवर्नर के अधीन 11 प्रांत से तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मावाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों यानी कि प्रत्येक में से एक से किया जाना था। बात समझ में आया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 मुख्य सदस्यों मुसलमान, सिख और सामान्य यानी कि मुसलमान और सिख के अलावा जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान से किया जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव एकल संक्रमणीय मत से यानी कि चुनाव कह सकते हैं एक हिसाब से, एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल वोट कह सकते हैं इसको। ठीक है, कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान से किया जाना चाहिए था, यानी कि जो हम सीट में बैठाने के लिए अपना जो प्रतिनिधि को चुनेंगे वो वोटिंग करके चुनेंगे। ठीक है, देसी रियासतों के प्रतिनिधि का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। ठीक है, संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 अन्य सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुए। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई थी, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एग्लो इंडियन हो गया, ईसाई, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब संविधान सभा की कार्यविधि को जानते हैं हम लोग। कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम ये समझ के चल रहे हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाता है, उतना परेशानी नहीं होता है। ठीक है, यदि ज़्यादा परेशानी होगा तो आप टॉपिक के बाद आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप जितना चाहे कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान एक सेपरेट वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की कार्यविधि। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है सो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम अधिवेशन में सर्वप्रथम या सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, यानी कि संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है सो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को उसका अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, जिसको मुस्लिम लीग अस्वीकार किया।
इसके बाद क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी नहीं, स्थायी। और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। बात क्लियर है? अब उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों को उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की भी स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें जो थी वो आगे हम देखते हैं। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव हम किसको कहते हैं कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। हम किस कारण से संविधान बना रहे हैं, या फिर संविधान जब हम बनाएंगे उसमें किन किन विषयों के ऊपर हम बात करेंगे, ये उद्देश्य प्रस्ताव था। ये किसके द्वारा लाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। क्लियर है बात? अब इसमें क्या क्या था इसके विषय में देखते हैं हम लोग। भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा, ठीक है। भारत कंप्लीट स्वतंत्र राज्य होगा, गणराज्य होगा जो अपना संविधान, अपना कानून स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देशी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभु संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानून की समानता, विधि के समक्ष समानता यहाँ हो रहा है, ठीक है। विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। बात समझ में आ गया? अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जाति, जनजाति या जनजातीय क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अविष्ट शक्तियों इकाइयों के पास होगी। जो मेन शक्ति होगा वो शासन के या संविधान के इकाइयों के पास होगी, ठीक है। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाई। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण भारत के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। बात समझ में आया? ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन के विषय में हम लोग जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947 द्वारा हुए परिवर्तन। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 3 परिवर्तन हुए थे। कौन कौन सा? तो पहला परिवर्तन जो था वो संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। उसके बाद दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी थी या विधायिका भी बन गई, जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण तथा दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण करना। तीसरा था मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य 299 ही रह गई थी। ठीक है, संविधान सभा द्वारा और भी बहुत सारे अन्य कार्य किए गए हैं, उसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को माना गया। जो आज हम लोग तिरंगा देखते हैं वो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947। उसके बाद मई 1949 में राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता स्थापित या ग्रहण किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, यहाँ पे हम ध्वज लिख देते हैं, ध्वज, और यहाँ पे गान। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय गान आपको पता है ना, जन गण मन। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत, ये 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। बात समझ में आ गया कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राष्ट्रीय गान आपको पता है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इनके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक संविधान सभा में कुल कितना बैठक हुआ? 11 बैठक हुआ। इस दौरान क्या हुआ कि संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, उनको देखा, समझा और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 114 दिन तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहले निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां क्या क्या थी। ठीक है, सबसे पहले हम बड़ी समितियों के विषय में बात करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम
बड़ी समिति और उनका अध्यक्ष। ठीक है, तो संघ शक्ति की समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष, हम ऐसे बोल देते हैं, लिखने में परेशानी हो रहा है, क्लियर नहीं पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। ठीक है, इसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य के लिए समिति यानी कि राज्य के से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू, और संचालित समिति यानी संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब छोटी समितियों के विषय में देखते हैं। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति जीवी मावलंकर। ठीक है, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी, संसद समिति पट्टाभी सीतारामैया, राष्ट्र ध्वज संबंध या संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए, सही है। अब आगे हम जरा प्रारूप समिति के विषय में बात करते हैं। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य। ठीक है, इनकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विधानसभा नहीं, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का पुनः निर्वाचन बंबई से हुआ था। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य, इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे वो। एन गोपालन स्वामी अय्यर जो थे। उसके बाद अलादनी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, उसके बाद सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राय। उन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी जो 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात वो समिति में शामिल हुए। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब तृतीय वाचन के दौरान ही अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर
1949 को पारित किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1949 में जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, उस समय पर एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावनाओं को पूर्ण संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी जाती है। ठीक है, अब आगे संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। इसके नाम क्या क्या थे? अम्मू स्वामीनाथन, दक्ष यानी वेलायुधन, उसके बाद बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा मुखर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपालनी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्करिनी। ठीक है, एनी मस्करिनी, ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में थी। ठीक है, अब संविधान सभा का वाचन के विषय में देखते हैं कि संविधान सभा कब कब संविधान को वहाँ के समितियों या फिर संविधान सभा में संविधान का वाचन यानी कि बोलना यानी कि समझाना कब कब किया गया था। तो ये 3 बार किया गया था। ठीक है, तो प्रथम वाचन जो है सो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक है, द्वितीय वाचन देखिए, प्रथम वाचन हम लिख देते हैं, प्रथम वाचन ये 4 नवंबर 1948, ठीक है, से 9 नवंबर 1948 तक चला। ये प्रथम वाचन था। द्वितीय वाचन जो है, सेकेंड लिखते हैं हम, ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ये कहाँ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ठीक है, उसके बाद तृतीय जो वाचन हुआ, थर्ड, ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, अब हमारी संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हमारे संविधान का है? तो सबसे पहला हमारा जो विशेषता है वह सबसे लंबा लिखित संविधान का है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। अब तक 4 अतिरिक्त भाग का मूल कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, उसके बाद 14 का अधिकरण जोड़ा गया। सबसे पहला 4 का मूल कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उस टाइम जोड़ा गया। उसके बाद 14 का अधिकरण को जोड़ा गया जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। और 9 का नगर पालिकाएं जो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद 9 ख सहकारी समितियां
ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। जबकि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निरसित कर दिया गया। अतः अब कुल भागों की संख्या 25 है तथा इसमें 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्या क्या कब कब जोड़ा गया वो भी बता दिए। अभी संविधान में कुल भाग की संख्या 25 है, लेकिन इसको 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है, क्योंकि क ख इस टाइप से उसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें व्यापक और विस्तृत होने की प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक व कुछ विशेष राज्यों हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं। ठीक है, अब संविधान लिखा कैसा गया उसके विषय में देखते हैं। विभिन्न स्रोतों द्वारा इसको लिखा गया था। कौन कौन सा स्रोत था इसमें? तो संविधान के ढांचे के निर्माण के लिए स्रोतों की दृष्टि को दो भाग में हम बांट सकते हैं, एक आंतरिक स्रोत, दूसरा बाह्य स्रोत। ठीक है, एक अंदरूनी स्रोत, दूसरा बाह्य स्रोत। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत है। न्यायपालिका अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान निर्माण में अनेक देशों के उपादान यानी कि फैक्टर्स को भी ग्रहण किया गया है। तो कौन कौन सा देश से कौन कौन सा उपादान हम लिए हैं, कौन कौन सा फैक्टर लिए हैं, उसके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहला ब्रिटेन। ठीक है, ये सबको याद रखना है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि जब आप बैठें वीडियो देखने के लिए तो एक कॉपी और पेन भी रखिएगा साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चल जाइएगा, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि हम नोट्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, आप लोग सपोर्ट यदि करिएगा तो फिर उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करते हैं। ठीक है, अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं? तो मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से, न्याय, पूर्वालोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हम लोग अमेरिका से लिए हैं। इसके बाद आता है कनाडा। एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अविष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन संघ एवं राज्यों के बीच। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। इसके बाद आता है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड, यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, ये हम लोग दोनों दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। इसके बाद आता है फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत, गणतंत्र व्यवस्था भी हम फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ से क्या क्या लिए हैं? समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये हम यहाँ से लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद
जर्मनी। यहाँ से क्या लिए? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये हम लोग जर्मनी से लिए हैं। ठीक है। इसके बाद जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सोवियत पूर्व सोवियत संघ, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद भारतीय संविधान में राज्य का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो संविधान है वो ना ही लचीला है ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का समन्वय रूप है, यानी कि दोनों का मिक्सचर है। अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्यों की उपस्थिति व मतदान के भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 यदि 2/3 बहुमत आता है तो, और विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायिकी प्रक्रियाओं की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। इस सब के बारे में जब हम मेन वाला पढ़ाएंगे ना, उसमें बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे हम पहले बता चुके हैं कि हर एक वीडियो 2 पार्ट में आएगा, भाग 1 भाग 2। ठीक है, दोनों को ही देखिएगा। उससे आपको क्या होगा कि प्री और मेन दोनों के लिए बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। अब उसके बाद आंसर राइटिंग भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे आंसर राइटिंग भी बताया जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन हम डेली देंगे आप लोगों को। इसका आंसर लिख के आपको टेलीग्राम में डाल देना है ताकि हम उसको चेक कर सकें। ठीक है, इसके बाद एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन सा तरीका है? तो जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूभाग के सम्मेलन द्वारा। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसको कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विषय में थोड़ा देखते हैं। ये क्या है कि प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वह या उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, नोट में आप ये भी देख लीजिए कि 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष थी पहले, 1989 से पहले, यानी कि 1989 से पहले मतदान देने का जो एज था, वोटिंग करने का एज था, वो 21 वर्ष था। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे यहाँ पाई जाती है। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। ठीक है, भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। यानी कि कौन कौन सा है देखिए, सबसे ऊपर होगा एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद हाई कोर्ट होता है जिसको एचसी शॉर्ट में कहते हैं। इसको हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं।
डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम लोग कहेंगे, यानी कि जिला अधीनस्थ न्यायालय, जिला अधीनस्थ न्यायालय। बात समझ में आ गया। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकार की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का संरक्षण भी करता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन या संशोधन कर सकता है। क्लियर है। संविधान की सर्वोच्चता के विषय में बात करते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता से आशय यह है कि संविधान का सर्वोच्च कानून है। संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार के सभी अंगों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। यदि विधायिका द्वारा निर्मित कानून या राष्ट्रपति द्वारा कोई अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। बात समझ में आया। संविधान के खिलाफ यदि कोई अध्यादेश जारी किया जाता है, उसके आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली के विषय में देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है, जो विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। क्लियर है। संसदीय लोकतंत्र का आशय यह है कि संसद की द्विसत्तात्मक या द्विसदनात्मक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि द्वारा शासन संचालित हो। ठीक है। अब मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्वों के विषय में देखते हैं हम लोग। ठीक है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। इनकी संख्या कुल 6 है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है। ठीक है। मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। मूल कर्तव्यों का मूल संविधान से में कोई उल्लेख नहीं है। सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 क के रूप में इसे शामिल किया गया था। ठीक है। अब त्रिस्तरीय शासन विकेंद्रित व्यवस्था के विषय में देखते हैं। शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है, यानी कि पंचायती राज का बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में देखते हैं। आपात उपबंधों के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंधों की व्यवस्था की गई है। कौन कौन सा? राष्ट्रीय आपात राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। ठीक है। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष राज्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया।
पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा कोई ऐसी नीति ना अपनाए जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदकारी हो। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब सरकार के द्वारा किसी धर्म का खास समर्थन नहीं किया जाएगा जिससे कोई खास धर्म विशेष के व्यक्ति को उससे नुकसान हो। ठीक है, उसके बाद संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव, इसके विषय में देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है। साथ ही भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली के 3 प्रमुख लक्षण जिनमें लिखित संविधान, सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका तथा केंद्र एवं इकाइयों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन है, इसको भी अपनाया गया है। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं इसमें कि 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, उद्देश्य इसमें क्या है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने हेतु चुना गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था कि पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया था। बात समझ में आया? चलिए, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं खत्म हो गई। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, वो सब टेलीग्राम चैनल में हम डाल देंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं वहाँ से और उसे बना सकते हैं। और साथ ही साथ इससे जुड़े जो मुख्य परीक्षा होती है ना, उससे भी संबंधित कुछ सवालात हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अब आगे हम संविधान की प्रस्तावना के विषय में जानेंगे। संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना क्या है? ठीक है, पहले इसके विषय में हम जान लेते हैं। प्रस्तावना आखिर हम कहते किसको हैं? प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसे संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में वर्णन है या उल्लेख है। ठीक है, प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। कौन दी है? N.A. पालकीवाला ने ये प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, प्रस्तावना अमेरिकी संविधान प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, यानी कि 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रस्तावना के विषय में और जानते हैं थोड़ा सा। प्रस्तावना क्या है हम समझ गए। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये हमारा प्रस्तावना था। प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को एक चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। आमतौर पर प्रस्तावना के मुख्य तत्व संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान का उद्देश्य। संविधान के स्रोत में हम भारत के लोग अर्थात जनता आ जाती है। संविधान का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और संविधान का उद्देश्य क्या है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, उसके बाद जिसमें स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता, ये सब चीज आते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, इसके विषय में थोड़ा देखते हैं। हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, अर्थात भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया गया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। ठीक है, जैसे कि आंतरिक मामले में आता है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। बाह्य मामले में वैदेशिक मामले जैसे मित्र, शत्रु, संधि, ये सब मामले आते हैं इसमें। राष्ट्रीय कुल यानी कि स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संगठन की सदस्यता बनाए रखने के कारण भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के विरुद्ध अपेक्ष राष्ट्र कुल एवं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संगठन की सदस्यता बनाए रखने के कारण भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के विरुद्ध आक्षेप लगाया जाता है। राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश क्राउन को केवल प्राचीन ब्रिटिश सरकार साम्राज्य की एकता का प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त कई वैश्विक संगठनों से जुड़ना भारत की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही इन संगठनों द्वारा जारी नियम भारत पर भी बाध्यकारी नहीं हुए और भारत स्वेच्छा से ऐसे संगठनों की सदस्यता का परित्याग कर सकता है। नेहरू जी का उक्त कथन यह स्वेच्छा से किया गया करार है और इसे स्वेच्छा से ही समाप्त किया जा सकेगा, सभी प्रकार के आक्षेपों का खंडन करता है। बात समझ में आया? आक्षेप का मतलब क्या होता है, यानी कि आरोप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज के प्रति प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। भारतीय समाजवाद लोकतंत्र समाजवाद के सन्निकट है, यानी कि निकट है। ठीक है, लोकतंत्र समाजवाद के निकट पाया जाता है। ये
लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। इससे मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व के लक्षण इसमें मौजूद हैं। भारतीय संविधान का जो कुछ अलग अलग तत्व हैं इसके विषय में देखते हैं। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है, यानी कि ज़्यादा वैल्यू सार्वजनिक क्षेत्र को मिलता है। ठीक है, किसी भी ये में आय और जीवन स्तर की असमानता यानी कि गरीबी, बीमारी को कम करना। ठीक है, संपत्ति के केंद्रीयकरण के प्रवृत्ति को रोकना, मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर। मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही ना रहा हो कि किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही बहुसंस्कृति विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए रखे हैं अपने में। ठीक है, सौहार्दपूर्ण यानी कि मैत्रीपूर्ण तरीका से, मित्रतावत। ठीक है, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत के मूल अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। ठीक है, किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है, यानी कि ज़्यादा वैल्यूबल है वो। यही कारण है कि बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समाज आदर एवं सौहार्दपूर्व व्यवहार परिलक्षित होता है इसमें। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द मूलतः प्रस्तावना में नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन करके इसको 1976 में जोड़ा गया था प्रस्तावना में। उसके बाद आता है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवित बनाए रखते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के मुख्य दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इससे पहले आपको बताए थे हम। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास कुछ ऐसे औजार या अस्त्र हैं जिनका प्रयोग लोकतंत्र को और निखारता है। ये परीक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, जनमत संग्रह आदि ये सब होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्री परिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेही होती है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतंत्र शब्द में न केवल संविधान लोकतंत्र शामिल है, माफ करिएगा, संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतंत्र शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बता दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा गया है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। अब आता है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्री परिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है। बात समझ में आया? यानी कि हम लोग ही अपना प्रतिनिधि को चुन के संसद में बिठाते हैं। बात समझ में आ गया? उसके बाद आता है न्याय यानी कि जस्टिस। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। ये तत्व रूसी क्रांति से भी प्रेरित है। ठीक है, प्रत्यक्ष न्याय में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से है। किसी वर्ग के विशेषाधिकार का उल्लंघन ना हो ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। इसके बाद आता है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। स्वतंत्रता का अर्थ
व्यक्ति की गतिविधि पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। मूल अधिकारों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है। ठीक है, यानी कि कोर्ट इसे चेंज भी कर सकती है। समानता यानी कि इक्वालिटी, इसके विषय में देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल है। कौन कौन सा है? सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई है, जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक विधि रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। उसने लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद इसमें 14, 15, 16, 17 व 18 बताता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच होने वाले एक भाव को जागृत करना और सर्व सामान्य भाईचारे का विकास करना है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के माध्यम से बंधुता की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद आता है व्यक्ति की गरिमा। M.K. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द से निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसके विषय में देखते हैं। बहुलवादी संस्कृति विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया कि वे अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, बात समझ में आ गया। प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, अब इसके विषय में देखते हैं। प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसे संविधान धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट और ठीक ठाक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। M.K. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना को हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख है प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसके विषय में देखते हैं। बेरूबारी संघ मामले में जो 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उस शक्तियों पर प्रतिबंध ही लगा सकती है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसमें न्यायालय में एक चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके पश्चात सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में जो 1964 में हुआ था, में न्यायमूर्ति मधोलकर द्वारा प्रस्तावना के संविधान के अंग न होने के विषय में उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले, यानी कि जो 1967 में एक मामला आया था,
के प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि संविधान की के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपवित्र, जिसको परिवर्तन हम जिसको नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो हुआ था, वो केस हुआ था। इसमें 1973 के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा वाद विवाद के पश्चात प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अब यहां तक समझ में आ गया। अब प्रस्तावना परिवर्तनीय है या संशोधनीय है या नहीं, इसके विषय में देखते हैं। तो प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संबंधित विवाद हम देखते हैं, संशोधनीय है नहीं है। संशोधनीय है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया, और संशोधनीय नहीं है बेरूबारी संघ केस जो हुआ था 1960 में, इसके द्वारा कहा गया। ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। संशोधनीय नहीं है क्योंकि संविधान का भाग ये नहीं है। चलिए, ये हो जाता है हमारा खत्म। चलिए, ये क्लास के लिए काफ़ी है। अब आगे हम लोग दूसरा क्लास लेंगे। ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा इसे, ताकि उन्हें भी अपनी तैयारी को सही करने में, सशक्त करने में आसानी हो। धन्यवाद।